आज तक स्टोरीज के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्राम, इससे पहले आप इस कहानी की 134 एक साथ सुन चुके हैं। अब किस्त 135 मुलाहिज़ा फरमाएं। लिहाजा पुलिस के साथ ही हमारे हरीफों की तवज्जो ऐसी औरत की तलाश पर मरकूज रही होगी जिसके साथ दो मर्द भी मौजूद हों। लिहाजा बेहतर यही था कि सुल्तान शाह को किसी आड़ में छुपाकर मैली नूर के हमरा सड़क के किनारे खड़ा होता, ताकि हमारे दुश्मनों में से कोई उधर आ निकलता तो महज तादाद की मुनासबत से हमारी तरफ मुतवज्जा ना होता। मैंने ये तय कर लिया था कि आने वाली गाड़ी को हमें हर सूरत में रोकना होगा। अगर ड्राइवर हमारे इशारे का मुस्बत जवाब देने पर आमादा न होता तो मैं पुलिस अफसरान से हासिल किए हुए पिस्तौल से फायर करके गाड़ी का एक टायर फाड़ सकता था, जिसे फाजिल टायर से तब्दील करके हम फरार हो सकते थे। हम सड़क के किनारे पहुंचे तो सुल्तान शाह एक तनावर दरख्त की औट में छुप गया और मैली नूर के हमरा सड़क के किनारे खड़ा हो गया। फरा हुआ पिस्तौल मेरी तहवील में था जिसे मैं वक्ते ज़रूरत इस्तेमाल कर सकता था। बीम गन एली नूर के पास थी और सुल्तान शाह एक्सप्लोडर से मुसल्ला था। हम उस वक्त जिस जहरी सड़क पर मौजूद थे उससे एली नूर पूरी तरह वाकफियत नहीं रखती थी, लेकिन उसका अंदाज़ा था कि वहाँ से शाहराह पर वापस पहुँचकर पेरिस के शुमाली हिस्से में बराह रास्त दाखिल हुआ जा सकता था और आगे से घूमकर गालबन पेरिस के जनूबी हिस्से तक जाने वाले रास्ते तक रसाई हासिल की जा सकती थी, जिसका मतलब था कि दूसरी तरफ से आने वाला सिर्फ वही ट्रैफिक उस सैली शाहराह पर आता जिसकी मंजिल पेरिस के शुमाल में होती। हम चांद की फीकी रोशनी में वक्त गुजारे के लिए उन ही इम्कानात पर बातें कर रहे थे कि अचानक सन्नाटे में किसी इंजन की मोहूम सी आवाज़ सुनाई थी और चंद सानियों बाद शाहराह वाली समत से दो रोशनियां अपनी तरफ बढ़ती हुई नजर आईं। अब तुम्हारी बारी है, एली नूर पुरजोश लहज़े बोली। मुझे अजान की जिंदगी हमेशा से पसंद रही है, लेकिन अमलन में पहली बार ऐसे सनसनीखेज हालात से गुजर रही है। ये ट्रक नहीं कोई जीप मालूम होती है। मैंने आने वाली रोशनियों का जायजा लेते हुए तशवीश से लहजे में कहा, क्योंकि किसी कार के मुकाबले में इन हेडलैम्प की सड़क से बुलंदी कतरे ज्यादा थी, लेकिन दोनों रोशनियों का दरमियानी फासला उसे छोटी बाडी वाली गाड़ी साबित कर रहा था। अगर जीप है तो इसे चाहने दो। वो मेरा बाजू थाम कर बोली, कहीं इसमें बेलैती के आदमी ना हो, हमें भी किसी ऑट में दुबक जाना चाहिए। पता नहीं दूसरी गाड़ी कब आती है, मैं ये मौका कमाना नहीं चाहता। मैंने फैसला कुल लहजे में कहा, अगर वो लोग भी हुए तो हम उनसे निपट लेंगे, क्योंकि इस एक गाड़ी में उनकी तादाद 4-6 से ज्यादा ना होगी। फिर तुम कहीं छुप जाओ। वो इस तरह लहजा बोली, वो जो कोई भी हुए वीराने में एक लड़की को तनहा देकर गाड़ी जरूर रोकेंगे। पोशीदा रहकर तुम ज्यादा मुअस्सर किरदार अदा कर सकोगे। मैदान साफ हुआ तो मैं तुम दोनों को बुला लूंगी। खतरे की सूरत में पोशीदा रहकर तुम इस पर कारी वार कर सकोगे। उसके बाद में खासा वजन था। मैंने जहली सड़क पर आने वाली रोशनियों की तरफ देखा जो तेजी से करीब आती जा रही थी और निगाहों ही निगाहों में एली नूर को अलविदा कहकर मैं दरख्तों की तरफ बढ़ गया। ये भी रखो। मेरे जाते जाते एली नूर ने बीम गन भी मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, वो हमदर्द साबित हुए तो मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। दुश्मन निकले तो उसके इस्तेमाल की नौबत ही नहीं आ सकेगी। इधर ही आ जाओ। सुल्तान शाह ने अपनी कमीनगाह से हाँक लगाई। ये इतना आसानी से हम दोनों को आड़ फराम कर सकता है। तुमसे मशवरा भी होता रहेगा, अलग अलग मोर्चे ज्यादा मुअस्सर साबित होंगे। मैंने उसे जरा दूसरे दर्द की आड़ लेते हुए कहा, तुम तो इस तरह तैयारी कर रहे हो जैसे उनसे वाकई भिड़ जाने पर तुले हुए हो। चटी ही तसादुम की बू महसूस कर रही है। तुम देख लेना कुछ भी ना होगा। वो मुझे उकसाने वाले लहजे में बोला, उन रोकने के लिए तुमने इतना हसीन चारा लगाया है कि उसे गैबी इनाम समझकर उन्हें रुकना ही पड़ेगा। यह जरूर है कि बाद में हम दोनों को देखकर उन्हें कबाब में हड्डियों की मौजूदगी का नागवार एहसास होगा, लेकिन फिर भी वो बदइखलाकी न दिखा सकेंगे। अब चुपचाप और होशियार बैठे रहो। वो करीब आ गए। मैंने सख्त लहजे में कहा। जो एली नूर आने वाली कार के हेडलैम्प की रोशनी में आई तो उसने सड़क के किनारे खड़े होकर बेताबाना अंदाज में अपने दोनों हाथ फिजा में लहराने शुरू कर दिए। मान सड़क पर तैरती हुई रोशनी की चादर तेज होगी। शायद उन्होंने एली नूर को देखकर ही हेडलैम्प पूरे ऑन कर दिए थे और उनकी फुल बीम ने सड़क को दूर तक मुनव्वर कर दिया था। उसी के साथ आने वाली गाड़ी की रफ्तार में कमी के आसार नमूदार हुए थे जो हमारे मंसूबे के लिए हौसला अफसा थे। जैसे जैसे गाड़ी करीब आती गई एली नूर के हाथ लहराने की रफ्तार में कमी आती गई और फिर वो सड़क का किनारा छोड़कर कच्ची जमीन पर खड़ी होगी। आने वाली गाड़ी मेरे अंदाजे के मुताबिक आहिनी बाडी वाली लैंड रोवर थी। रुकने से कबल वो रेंग ही रही थी कि ड्राइवर के पहलू वाली अगली नशिस्त का दरवाजा खुला और चर्मी जैकेट में मलबूस एक कवि और जुस्सा आदमी कूद कर तेजी से एली नूर की तरफ झपटा। उसे देखते ही एली नूर के हल्क से एक सुरीली खौफजदा चीख आजाद होगी, जिसका मतलब था कि स्याह चर्मी जैकेट वाला उसके लिए अजनबी नहीं था। उसे असनामी कवि और जुस्सा शख्स ने बढ़कर उसे दोनों बाजुओं से दबोच लिया था। एली नूर को पकड़कर वो शख्स फ्रेंच में कुछ कुर्राने लगा था। लैंड रोवर रुकते ही अकबी नशिस्त से शरीरे बदन वाला एक और जैकेट पोश बरामद हुआ था, जिसके हाथ में राइफल दबी हुई थी। फिर गाड़ी के हेडलैम्प गुल कर दिए गए, लेकिन इंजन बंद होने के बाद भी पार्किंग लाइट्स रोशन रही और ड्राइव करने वाला भी उन दोनों के साथ आ मिला। एली नूर ने तकरीबन चीखते हुए खौफजदा आवाज में बाजपुरस करने वाले को
कोई जवाब देते हुए खुद को उसके गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश की थी, जो मेरी तवक्का के बरक से बार आवर साबित हुई। यूं महसूस हो रहा था जैसे अली नूर उनको कोई कहानी सुनाकर मुसालिहाना रवैया इख्तियार करने पर आमादा कर चुकी थी। उसके बाद कबील जुस्सा शख्स ने नर्म लहजे में सवालात का आगाज किया और अली नूर उनके जवाब देने लगी। सारी गुफ्तगू फ्रेंच में हो रही थी, इसलिए उसका एक लफ्ज भी मेरे पल्ले न पड़ सका, लेकिन अली नूर के बार बार हाथ के इशारों से यह अंदाजा जरूर हो गया कि वो उन्हें वैराने में खड़ी हुई अज़कार रफ्ता पुलिस कार की तरफ मुतवज्जा करने की कोशिश कर रही थी। चंद मिनट तक वो बात पुरुष यूं ही पुरसकून अंदाज में जारी रही। फिर उसने बहस का रुख इख्तियार कर लिया, जिसके इख्तिताम पर कबील जुस्सा जैकेट पोश ने, जो बज़ाहिर उनका सरबराह मालूम होता था, अपने साथियों को पुलिस कार की समत में इशारे करते हुए कुछ हदायत दी और वो दोनों सड़क छोड़कर मैदान में उतर गए। शरीर बदन वाले जैकेट पोश ने अपनी राइफल कंधे से लटकाकर जेब से टार्च निकालकर रोशन कर ली थी। अली नूर ने जो कुछ भी कहानी तराशी हो वो यकीनन लाजवाब रही थी। वो न सिर्फ खुद तशद्दुद से महफूज रही थी, बल्कि उसने दो को वहां से रवाना करके हमारा काम भी आसान कर दिया था। तीन के बजाय एक अरीब को घेर कर मगलूब कर लेना ज्यादा दुश्वार नजर नहीं आ रहा था, लेकिन मेरे ये सब सोचते ही लैंड रोवर के करीब तशद्दुद का आगाज हो गया। वो जो कोई भी था नहायत संग दिल और हैवान सिफ्त आदमी था। तखलिया मुयस्सर आते ही उसने अली नूर के शाने पर हाथ रखा था। अली नूर ने बुखलाकर खुद को दूर हटाना चाहा, लेकिन कबील जुस्सा शख्स ने एक हल्का सा कहका लगाकर उसे अपनी बाहों में दबोच लिया। क्या सोच रहे हो? सुल्तान शाह की कमीनगाह से मुस्तरबाना सरगोशी उभरी, जिसे मैंने नजरअंदाज कर दिया क्योंकि उस वक्त अजनबी का चेहरा और अली नूर की पुश्त हमारी जानब थी, जिस पर अजनबी के दोनों हाथ मजबूती से जमे हुए थे। मुझे अंदाजा था कि उन दोनों की वो पोजीशन ज्यादा देर बरकरार नहीं रहेगी। अली नूर के रवैये से मालूम हो रहा था कि उसने खुद को दरपेश खतरनाक सूरत हाल से निपटने के लिए मुजाहमत तर करके उस ज्यादती पर समझौता कर लिया था। ताकत और बालादस्ती के ज़ोम में मुब्तला उस अजनबी के वजूद में शायद बनी सवरी अली नूर को तनहा देखकर कोई हैवानी चवाला मुकी फटफड़ा था, क्योंकि उसे किसी कदर करार नहीं आ रहा था। उसके कदम मुतहरक थे और उसी के साथ उसके चुंगल में किसी बेबस पंछी की तरह फंसी हुई अली नूर भी होले होले रुख बदल रही थी। फिर यूं ही अजनबी की पूछत हमारी समत में आई। मैंने अपनी कमीनगाह छोड़कर पंजों के बल उसकी तरफ तोड़ लगा दी और उससे बेइज्जत के वो सिमाब सिफ्त दोबारा रुख बदलता मैंने पिस्तौल की नाल अकब से उसके बाएं पहलू में अड़ा दी। हैंड्स अप। मेरी ललकार सुनते ही उसने अली नूर को इतनी सुरात से छोड़ा था कि अगर वो दोनों हाथों से उसकी चर्मी जैकेट में न झूल जाती तो सर के बल बुरी तरह सड़क पर गिरी होती। शायद उस शख्स का इरादा पलट कर मुझ पर वार करने का था, जो अली नूर की हरकत की वजह से रूबा अमल न लाया जा सका, और वो गजबनाक अंदाज में अली नूर पर बरसते हुए अपनी जैकेट को उसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाने की कोशिश करने लगा। उस स्नाह में मैंने शोर और धमाके से गुरेज करने की नीयत से अपनी जेब से बीमगन निकालकर पिस्तौल जेब में डाल दिया। यही उल्लू का पट्टा है, बेल्ला थी। अली नूर उससे अलग होती हुई नफरत के साथ बोली, अब इसे बताओ कि पूरे चांद की रोशनी में मोहब्बत कैसे की जाती है। इस तरह रद्द अमल कुछ भी हो सकता था। वो मेरे असलहा को नजरअंदाज करके नताज की परवाह किए बगैर मुझसे भिड़ सकता था, लेकिन अली नूर ने उसकी जैकेट से लिपट कर उसे सोचने के लिए कलील से मोहलत फराहम कर दी थी। इसलिए उसने मशीनी अंदाज में अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लिए और मैं उसे वार्निंग देते हुए उसे चंद कदम दूर हटकर उस तरह उसके सामने आ गया कि सड़क के साथ वाला दरमियानी इलाका भी मेरी निगाह में रहे, और अगर उसके साथ ही वापस आते हुए नजर आए तो मैं बाज पुरुष का सिलसिला वहीं तर करके फौरी तौर पर उसे मौत के घाट उतार सकूं। उसका चेहरा किसी बुलडॉग की थूथनी की तरह चौड़ा था, जिस पर भारी जबड़े लटके हुए थे। बड़ी बड़ी सर्द आंखों में उस वक्त सुर्खी तर रही थी और उसके मुंह से विस्की के भभके उठ रहे थे। शायद हमारे पकड़े जाने की इतला मिलते वक्त वो अपनी हवेली में शराब से शुगल कर रहा था और उसी हालत में उस मुहिम पर दौड़ा चलाया था। उसके कद काट और हाथ पैरों से उसकी वहचाना ताकत का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था। काद में वो मुझसे भी 1.5-2 इंच निकलता हुआ था। उसके सामने धान पान सी अली नूर मोम की गुड़िया की तरह मुख्तसर और हकीर नजर आ रही थी। सुल्तान शाह एक्सप्लोडर हाथ में लिए वीराने की तरफ निगरान था और सड़क पर चढ़ आने के बजाय कच्ची ढलवान पर खड़ा था, ताकि मैदान में जाने वालों की वापसी पर निगाह रख सके, जिसका फौरी इम्कान नहीं था। अगर बेल लाती चीख दहाड़ शुरू कर देता या हम पिस्तौल इस्तेमाल कर बैठते तो उन लोगों का वापसी पलट पड़ना करीने क्यास हो सकता था। बेलाती ने मेरी आंखों में आंखें डालकर भराई हुई आवाज में कुछ कहा जो मेरे पल्ले ना पड़ सका। अंग्रेजी में बात करो, अली नूर ने घुर्रा कर उसे हुक्म दिया। मुझे मालूम है कि तुम अंग्रेजी बोल सकते हो। बेलाती ने उसे सर्द और कहर बार नजरों से घूरा, फिर मुझसे मुखातिब हो गया, तुम्हारा दूसरा साथी कहाँ है? वो भी आसपास ही मौजूद होगा। मैंने दानिस्ता उसे उसकी अक्कब में सुल्तान शाह की मौजूदगी से बाखबर किए बगैर कहा। वो भी आसपास ही मौजूद होगा। मैंने दानिस्ता उसे उसके अक्कब में सुल्तान शाह की मौजूदगी से बाखबर किए बगैर कहा, यह बताओ कि तुम्हारी कब्र कहाँ खोदी जाए? बेसूद होगा। वो सर हिलाकर बोला, तुम समझते हो कि मुझे और मेरे 2 साथियों को मार कर खुद बच जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकेगा। इस वक्त मेरे 50 आदमियों के अलावा पुलिस की भारी नफरी चप्पे चप्पे पर तुम्हारी बूझ सूंघती फिरी है, और ये चलता फिरता इश्तिहार तो तुम्हें मरवा ही देगा। ये कहते हुए उसने हकारत से अली नूर की तरफ इशारा किया।
सबको 2 ऐसे गैर मुल्कियों की तलाश है जिनके साथ एक हसीन मकामी नागन भी लगी हुई है। तुम्हें इल्म है कि तुम किससे मुखातिब हो? मैंने उसे घूरते हुए पांसा फेंका। आईमैन वाली कहानी कम अज कम मेरे साथ नहीं चल सकेगी, वो बेखौफी के साथ बोला। इसलिए कि मैं खुद शी में आईमैन का दर्जा रखता हूँ और ये राज सिर्फ शी के आईमैन ही जानते हैं कि लंदन में दाऊद नामी एक एशियाई को कत्ल करके किसी दुश्मन ने एक सिल्वर आई हासिल कर ली है जो शायद तुम्हारे पास है। और इन्हें जब मुझे गन बोर्ड पर आईमैन की मौजूदगी की कहानी सुनाई थी तो उसी लम्हे में मामले की तह तक पहुंच गया था। इसका मतलब है कि तुम्हें मारकर मैं दूसरी सिल्वर आई हासिल कर सकूंगा, मैंने उसका मजाका उड़ाते हुए कहा। और तुम्हारी जली हुई लाश यहाँ पूरी चांद की रोशनी में अपनी हसरतों का मातम करती रह जाएगी। पेरिस में कोई मुझसे आंख चार करने की जुर्रात नहीं रखता। अहम सरकारी एहलकार मुझसे महाना भारी मुआवजा पाते हैं। मुझे पागल कुत्ते ने नहीं काटा जो हर वक्त सिल्वर आई साथ लिए फिरता हूँ। वो तल्ख लहजे में बोला, दाऊद एशियाई था और तुम लोग हद दर्जा गैर जिम्मेदार और वल्दुर हराम होते हो, इसलिए एक सिल्वर आई तंजीम से बाहर निकल गई, वरना सिल्वर आई की हिफाजत हर आई मैन के लिए मुकद्दस फरीजे की हैसियत रखती है। एलिनोर ने बिजली की जुरात से झपट कर उसके चेहरे पर पूरी कुव्वत से तमाचा रसीद कर दिया और उसकी गिरफ्त में आए बगैर लपक कर मेरी ओट में आ गई। बिलाती उसके पीछे आया था, लेकिन बीम गन का सामना करते ही उसके कदम जमीन पर गड़ कर रह गए। उसकी आंखों में अपनी तजलील पर खून उतर आया था, लेकिन बीम गन शायद उसके लिए नामानूस नहीं थी। वो जानता था कि इसका निशाना खता होकर भी खता नहीं होता। और जितनी हसीन होती है उसी कदर सहरीली भी होती है, बिल्कुल किसी नागन की तरह। वो गुस्से से कांपती हुई आवाज में बोला, कल तक गन बोर्ड पर मेरा दिल बहलाती थी और आज इसने मुझ पर हाथ उठाया है। मैंने सही तो अब तुम ही यहाँ से जाने से पहले इसके बदन की चीथड़े उड़ा दो। अगर तुम इसकी वजह से पकड़े ना गए तो किसी वक्त ये तुम पर भी जूती उठा लेगी। मुझसे हमदर्दी का शुक्रिया, मैंने तल्ख लहजे में कहा। तुम अपनी फिक्र करो, पहले इसकी मिठास देखी थी, अब जहर भी चखो। यही औरत मेरी हिफाजत में जूतियां मार मार कर तुम्हारा भेजा नाक के रास्ते बहाएगी। तुम सारे सफ़ेद सुवर इसी काबिल होते हो कि तुम्हें इन्हीं के हाथों जूतियां लगवाई जाएं जो शादी के बगैर तुम्हारे साथ रहने पर मजबूर की जाती हैं। बस मैं इसकी सूरत से धोखा खा गया। वो गुस्से और ताज्जुब के मिले जुले जज्बात के तहत बोला, जब इसने बताया कि ये तुम दोनों को पुलिस कार में बेहोश करके बमुश्किल अपनी इज्जत बचाकर फरार हुई है तो मैंने इस पर यकीन कर लिया। इस कुतिया को इसी वक्त 2-4 थप्पड़ लगाए होते तो न सिर्फ सच चुगल बैठती बल्कि इस वक्त सूरत हाल ही कुछ और होती। यह वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? अचानक सुल्तान शाह ने उगताए हुए लहजे में उर्दू में हाँक लगाई। वो दोनों लौट आए तो ये मामला बिगड़ भी सकता है। बलियाती उसकी आवाज़ सुनकर चौंका था, लेकिन मैंने उसे कोई तबसरा करने का मौका नहीं दिया। अलबत्ता मैंने ये महसूस कर लिया था कि सुल्तान शाह की आवाज़ सुनते ही उसका चेहरा तारीक पड़ गया था, क्योंकि तादाद के एतबार से उसकी गुलखलासी का कोई मोहूम सा इम्कान भी बाकी नहीं रहा था। ठहरो, भीमगन की नाल की जुम्बश और मेरे अज़ान को महसूस करते ही वो इस्तरारी अंदाज में बोल पड़ा, मुझे मारकर तुम कुछ भी हासिल नहीं कर सकोगे। अगर तुम मेरी जान बख्श दो तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि तुम फायदे में रहोगे। तुम्हें मारकर मुझे सबसे बड़ी खुशी ये होगी कि मैं दूसरे यूरोपीय आईमैन को मारूंगा। पहला आईमैन तो बकौल तुम्हारे एशियाई होने की वजह से बिल्कुल ही खामड़ और भोता था। लो वो भी आ गया। उसने अचानक मेरे हक में देखते हुए बशाश लहजे में कहा। वो किसी हरीफ की तवज्जो मबजूल करवाने का बहुत पुराना और घिसा पीटा हरबा था, लेकिन बिल ऐथी ने वो अल्फाज इतने एतमाद के साथ अदा किए कि मेरी गर्दन बेख्तियार पीछे घूम गई और वो इस मोहलत का फायदा उठाकर किसी दो हैकल चट्टान की तरह मुझ पर टूट पड़ा। उसकी कोशिश मेरे कब्जे से बीम गन हासिल करने की थी, लेकिन उस पर मेरी मजबूत गिरफ्त के बायस वो कामयाब ना हो सका। अलबत्ता अपने बाएं हाथ से मेरी दाहिनी कलाई थाम कर किसी जोंक की तरह मुझसे लिपट गया और मेरी टांगों में अपनी पिंडलियां अड़ाकर मुझे नीचे गिराने की कोशिश करने लगा। जोर आजमाई करते हुए जब मुझे पूरा यकीन होगा कि बिलाती मेरी मर्जी के खिलाफ नीचे झुककर बीम गन न उठा सकेगा तो मैंने उस हथियार को नीचे गिरा दिया। उसकी जिस्मानी ताकत को देखते हुए मुझे खौफ था कि बीम गन मेरी तहवील में रहती तो वो किसी बिले में ताकत और चालाकी से उसे हासिल कर सकता था, लेकिन नीचे गिराने के बाद सुल्तान शाह और अली नूर में से कोई भी उस पर काबिज हो सकता था। उस बारे में मेरा अंदाजा 100% दुरुस्त साबित हुआ। अली नूर ने फौरन ही बीम गन उठाकर बिलऐती को उसकी इज्जत पर ले लिया था और गुर्राते हुए बोली थी, दोनों हाथ ऊपर उठा लो वरना पुष्ट छलनी करनू की। बिलऐती ने दोनों हाथ उठा लिया और मैंने उससे अलग होते ही उसके लटके हुए जबड़े पर दाहिने हाथ से इतना शदीद मुक्का रसीद किया कि वह कराह के साथ लड़खड़ा कर रह गया। उसके साथ ही उसके मुंह से फ्रेंच में पै दर पै कई अल्फाज आजाद हुए थे जो गालियों से कम नहीं थे, क्योंकि उनके रद्द-ए-अमल में अली नूर ने कदरे पीछे हटकर पूरी कुव्वत से बिलाती के पुष्ट पर लात जमाई थी। अली नूर की नर्म नाजुक निस्वानी लात बिलाती के ताबूत की आखिरी कील बन गई, क्योंकि लात खाते ही वो किसी पागल भेड़िए की तरह गुर्राता और दांत पीसता हुआ अली नूर की तरफ पलटा था और उसने कदरे खौफजदगी की हालत में अपना हाथ सीधा करके बीम गन का ट्रैगर दबा दिया। नाल के बारीक सुराख से पतली सी मोहलक नीली शुआ खारिज हुई और बिलाती की गर्दन को झुलसाने लगी। वो तकलीफ और अजियत से बुलबुलाते हुए दोनों हाथ नीलगुम मौत के धारे में ले आया, जैसे उस शवा को हाथ से रोकना चाहता हो। फिजा उसके हाथों के जलने की चिराहट से बोझल होगी। उस असना में अली नूर का खौफ कम होने के साथ एतमाद बहाल हुआ
और नील गुशवाब बेलाती के सीने और दरमियान में आते हुए बाजू को जलाती हुई बाएं पहलू में प्रविष्ट होगी। बेलाती अपनी शाहजोरी के बावजूद खुद को उस दर्दनाक अंजाम से न बचा सका और खरबो अजियत के आखिरी असरात उसके चेहरे पर यूं ही ठिठर कर रह गए। मौत के बेरहम फरिश्ते ने इतनी तेजी के साथ उसे अपनी आगोश में समेटा था कि वो यूं ही खड़े खड़े मर गया। उसकी बेजान टांगें उस गराडियल का वजन न सहार सकी और वो मुंह के बल पुख्ता सड़क पर पुरशोर आवाज से ठेर हो गया। चलो, सुल्तान शाह ने तेजी के साथ लैंड रोवर की तरफ बढ़ते हुए कहा, लेकिन मैंने उसे रोक दिया। बेलाती की लाश भी साथ ले जाना है। मैंने संजीदगी से कहा, तुम्हें वाकई मुर्दे ठोने का शौक है। सुल्तान शाह चिड़चिड़ लहजम बोला, तुम लाश ले जाओगे, लेकिन इसके साथ ही जरा सी देर में ये खबर फैला देंगे। बेलाती शराब के नशे में धुत था और अली नूर को देखते ही इसके ज़हन पर रोमान का भूत सवार होने लगा था। मेरे पास वक्त होता तो इसके साथियों को भी ठिकाने लगाकर वापस होता, लेकिन हमारा एक एक लम्हा कीमती है। वो लोग हम दोनों की मौजूदगी सलाइल में गाड़ी और लड़की समेत बेलाती को गायब पाकर वो सोच भी न सकेंगे कि उनका बास लड़की के हाथों मारा गया होगा। उनके ज़हन में पहला ख्याल यही आएगा कि बेलाती लड़की को साथ लेके आए। मैंने अंग्रेजी में कहा, तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है। अली नूर ने जल्दी से मेरी तायद की। औरतों और लड़कियों के बारे में बेलाती की शोहरत बहुत गंदी है, इस तरह हमें मजीद मोहलत मिल जाएगी। मैंने सुल्तान शाह के साथ मिलकर बेलाती के वजनी लाश को लैंड रोवर के अकबी पायदान में ठोसा। मेरी हदायत पर सुल्तान शाह अकबी नशिस्त पर दराज हो गया। मैंने ड्राइविंग सीट संभाली और अली नूर पैसेंजर सीट पर आ गई। लैंड रोवर की चाबी इग्निशन में मौजूद थी। मैंने इंजन स्टार्ट करके गाड़ी तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ा दी। जीवन खूबसूरत और साफ सुथरा शहर था, जहां हमें किसी दुश्वारी के बगैर एक होटल में कमरे मिल गए। वाली नूर का फ्रेंच निजाद होना काम आया था और कमरे उसके हवाले से मिल गए थे। हम दोनों का नाम दरमियान में आता तो शनाख्ती कागजात का मसला संगीन सूरत हाल इख्तियार कर सकता था। लैंड रोवर में रवानगी के बाद हमने काफी दूर जाकर सड़क से नीचे एक संगलास वीराने में बेलाती की लाश से छुटकारा हासिल किया था। फिर रास्ते में किसी रोक टोक के बगैर पेरिस के उस रेलवे स्टेशन पर पहुंचे जहां से बाहर जाने के लिए ट्रेनें रवाना होती थी। हमारे पहुंचने के बाद रवाना होने वाली पहली ट्रेन पेरिस से कदरे जुनूब मशरक की तरफ डवियन नामी शहर के लिए रवाना होने वाली थी, जो अली नूर की राय में हमारे लिए मुनासिब जगह नहीं थी, क्योंकि वहां के मकामी माहौल में हम बासानी दूसरों की निगाह में आ सकते थे, मगर हम पेरिस में ज्यादा देर रुकने का खतरा भी मोल नहीं ले सकते थे। इसलिए तय ये पाया कि हम पहली ट्रेन से फौरन ही रवाना हो जाएं, क्योंकि इस वक्त तक हमारी तलाश की सारी कोशिश शाहराहों पर मरकूज थी। वह लोग ये सोच भी न सके होंगे कि हमने दोबारा पेरिस में दाखिल होकर ट्रेन से फरार होने का मंसूबा बनाया था। अली नूर का ख्याल था कि हमें यहाँ कायम करने के बजाय हम लोग इस शहर से तकरीबन 200 किलोमीटर जनूब में ल्यून जाने वाली दूसरी ट्रेन पकड़ सकते थे और वहीं टिक कर अपना आइंदा प्रोग्राम भी तय कर सकते थे। इस तरह हम शाम से पहले ल्यून पहुंच गए, जो फ्रांस का एक खूबसूरत और तरक्की याफ्ता शहर था। पेरिस की तरह इस शहर के वस्त से भी एक दरिया गुजरता है, बल्कि ये कहना ज्यादा बेहतर होगा कि शहर के एन वस्त में दो दरिया एक दूसरे से मिलकर आगे बढ़ते। उनमें से एक मशरिक से आने वाला दरियाए सून है और दूसरा मशरिक में स्विट्जरलैंड की सरहद से आने वाला दरियाए रहवन है। शायद तुम हमें मुस्तकिल तौर पर इसी शहर में कायम करने का मशवरा देने वाली हो। मैंने उसकी तवील तारफी तकरीर से उकता कर कहा, हमें ल्यून से इससे ज्यादा क्या दिलचस्पी हो सकती है कि हमें यहाँ बस एक आध रोज ही गुजारना होगा। रास्ते में मैंने तुमसे जिक्र नहीं किया था, लेकिन जिमी लाइट के बारे में सही मालूमात यहाँ से भी मिल सकती है। उसने दिलावेज मुस्कुराहट के साथ कहा और मैं चौंक पड़ा। जिमी लाइट का यहाँ क्या काम? तुमने मेरी बातों पर गौर नहीं किया। वो बददस्तूर मुस्कुराते हुए बोली, दरियाए रोहन आबी गुजरगाह के तौर पर भी इस्तेमाल होता है और समंदर से भारी बजरे साजो सामान लेकर कई 100 किलोमीटर तक अंदर आते हैं। इस रूट पर किंग लाइन्स के बजरे भी चलते हैं और ल्यून के एक होटल में इस कंपनी का बाकायदा दफ्तर भी कायम है। ओह, और ये मालूमात तुमने मुझसे अब तक छुपाए रखी थी? मैंने हैरत से कहा, छुपाने की कोई बात ही नहीं थी। वो अपनी सफाई पेश करते हुए बोली, बस ये बात याद नहीं आई थी क्योंकि किंग लाइन्स के ल्यून ऑफिस से मेरा कभी वास्ता नहीं पड़ा। अलबत्ता किसी से उसका जिक्र सुना था। अभी तुम्हें ल्यून की पुरानी तारीख बताते हुए अचानक ही मुझे ये बात याद आई और फिर ये भी ख्याल आया कि तुम जिमी लाइट की जुस्तजू में हो तो उसके बारे में खासी मालूमात है यहाँ से भी मिल सकती है। कम अज कम इतना तो पता चल ही जाएगा कि वो इन दिनों यूरोप के किस हिस्से में मुकीम है। इस कंपनी का दफ्तर किस होटल में है? डायरेक्टरी में देखना पड़ेगा। अली नूर ने बेड साइड टेबल के निचले खाने के तरफ मुतवज्जा होते हुए कहा और फिर वो टेलीफोन डायरेक्टरी की वर्करदानी में मसरूफ होगी। चंद मिनट बाद वो डायरेक्टरी में किंग लाइन्स का पता तलाश करने में कामयाब होगी, जिसके दफातर होटल डी वाइन डी ल्यून की तीसरी मंजिल पर वाक़ था। सबसे अहम बात यह थी कि कंपनी के मकासद ओहदेदारों के नाम शुरू होने से कबल सरफहरिस्त कंपनी के चेयरमैन जिमी लाइट का नाम दर्ज था, जिसके आगे 2 फोन नंबर बराह रास्त थे और तीसरा होटल के टेलीफोन एक्सचेंज की मार्फत मिलवाया जा सकता था, जिसका मतलब था कि कभी कभार जिमी लाइट भी ल्यून आकर दफ्तर में बैठा करता था। उस वक्त दफ्तर खुला हुआ होने का कोई इम्कान नहीं था, लेकिन वो इंकशाफ इतना अहम और दावत अंगेज था कि मैं उसी वक्त जिमी लाइट के नंबरों पर फ़ोन करने की अपनी ख्वाहिश पर काबू न पा सका। इंस्ट्रूमेंट पर 0 डायल करके मैंने पहले बराह रास्त
डायल ट्यून हासिल की और फिर जिमी लॉयड का नंबर मिला। तीसरी घंटी बजने पर दूसरी तरफ से रिसीवर उठा लिया गया तो मेरा दिल बेख्तियार उछल कर हल्के में आ गया। दूसरी तरफ से एक खुशगवार निस्वानी आवाज सुनाई दी थी, जिसके कहे हुए अल्फाज से सिर्फ किंग लायंस ही मेरे पल्ले पड़ सका, क्योंकि बाकी अल्फाज फ्रेंच में अदा किए गए थे। मैं फ्रेंच नहीं समझ सकता, क्या तुम अंग्रेजी बोल सकती हो? मैंने कहा, बहुत कम और टूटी फूटी, लेकिन समझ जरूर लेती हूँ। दूसरी तरफ से मुतरन्नम हंसी के साथ कहा गया, मैं किंग लायंस के चेयरमैन के दफ्तर से बोल रही हूँ, क्या मैं तुम्हारे चेयरमैन से बात कर सकता हूँ? मैंने धड़कते हुए दिल के साथ सवाल किया। वो मौजूद नहीं है, मैं उनकी सेक्रेटरी हूँ, कोई पैगाम हो तो तुम मुझे नोट करवा सकते हो, उन्हें मुतल्ला कर दिया जाएगा। उसके खुशगवार लहजे में हौसला अफजाई का अंसर नुमाया था। पैगाम तुम्हारे लिए तो हो सकता है, तुम्हारे खुश्क और तुंद को बास के लिए नहीं। मैंने गहरा सांस लेकर महज बात बढ़ाने की नीयत से कहा, डरता कि कहीं वो बुरा मान का सिलसिला मुनक़ता न करते। उसकी खनकती हुई हंसी सुनाई थी, मेरा बास बहुत नर्म और मेहरबान है, तुमने अभी तक अपना नाम नहीं बताया। ओह, मेरा नाम रोनका है, आज ही पोलैंड से आया हूँ, मैंने मुआज़त खाना लहजे में कहा। और तुम्हारा नाम क्या है? क्या मेरा सिर्फ सेक्रेटरी होना काफ़ी नहीं? वो भी बतूनी मालूम हो रही थी। गुलाब को सिर्फ फूल कहना जुल्म होता है, उसे जब तक उसके अपने नाम से न पुकारा जाए, न उसकी पूरी शनाख्त होती है, न उसकी महक का तसव्वुर किया जा सकता है। तुम तो शायर मालूम होते हो, मेरा नाम लुसीला है। मैं महसूस कर रही हूँ कि तुम बास के लिए अपना पैगाम भूल कर मेरी ज़ात में दिलचस्पी लेने लगी हो, जो अच्छी बात नहीं है। उसके अल्फाज में मिजाज ज़रूर था, लेकिन लहजे में दूर तक मुलामत का कोई शायबा तक नहीं था, जिसकी वजह से मेरी मजीद हौसला अफजाई हुई। मैं फितरत के एतबार से जमाल पसंद हूँ। मैंने गहरा सांस लेकर कहा, बचपन में मेरी माँ मुझे परचून की दुकान से दाल आटा लेने भेजती थी, तो मैं अक्सर करीबी नदी से खूबसूरत संगरेजे चुनने बैठ जाता था और अपनी उस धुन में पैसे कहीं भूल कर दाल आटे के बजाय जेबों में पत्थर लेकर घर पहुंचता था। मैं बहुत बेजरत तबीयत का मालिक हूँ, क्या यह मुमकिन है कि मैं तुम्हें देख सकूं? तुम्हारी आवाज़ में मुझे झरनों का सा तरन्नुम रचा हुआ महसूस हो रहा है। इस मशीनी दौर में इतनी तरोताज़ा और बिशाची आवाज़ें बरसों में सुनने को मिलती हैं। मैंने अपने लहजे में गुदाज पैदा करने की कोशिश करते हुए कहा। उसी दौरान में एलीनूर मुझे यूं हैरत से आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी, जैसे मेरा दिमाग चल गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने सिर्फ मुझसे मिलने का बहाना पैदा करने के लिए फ़ोन किया हो? वो एकदम ही संभल गई थी, क्योंकि उसकी आवाज़ में संजीदगी होत कर आई थी। ना ये दफ्तर का वक्त है और ना मुझे इल्हाम हो सकता था कि दफ्तर में अपने चेयरमैन के बजाय तुम मौजूद होगी। बस इत्तेफाकन ही तुम्हारी आवाज़ दिल पर असर कर गई है। चेयरमैन किसी भी वक्त आ सकता है, वो अमूमन इटली में होता है, लेकिन जब वो यहाँ आता है तो हर चीज़ मुकम्मल देखना चाहता है। आज काम ज़्यादा था, इसलिए मैं रिकॉर्ड मुकम्मल करने के लिए रुकी हुई हूँ। वैसे बात से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? बहुत पुराना और करीबी ताल्लुक है, मिलोगी तो तफसील से बताऊंगा। तुम अजीब आदमी हो मिस्टर रोनिका। शायद वो मेरे जवाब से महजूज हुई थी। मुझ पर इतना जोर दिखा रहे हो जैसे मैं वाकई तुम्हारी बात मान लूंगी। हो सकता है कि मैं तुमसे ना मिल सकूं। मुझे यकीन है कि तुम इनकार नहीं करोगी। मैंने नर्म लहजे में कहा, मैं सिर्फ चंद मिनट के लिए तुमसे मिलना और बातें करना चाहता हूँ। तुम्हारी मर्जी के खिलाफ ज़रा भी गुस्ताखी करूँ तो तुम फ़ौरन चली जाना, फिर 9 बजे होटल के नीचे वाले काफ़ी शॉप में आ जाना। मैं सिर्फ चंद मिनट दे सकूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं तुम्हें कैसे पहचान सकूँगा? क्या मेरी आवाज़ काफ़ी नहीं होगी? वो खिलखिला कर हंसी पर संजीदगी से बोली, काउंटर पर मालूम कर लेना, वो तुम्हें बता देंगे। मैंने उसका शुक्रिया अदा करते हुए फ़ोन का सिलसिला मुनक़ते कर दिया। आप किससे इश्क लड़ा रहे थे? फारिग होती सुल्तान शाह का कड़ा लहजा सुनाई दिया, तुम्हारे मिजाज की रंगीनी किसी दिन तुम्हें ले डूबेगी। औरत की आवाज़ सुनते ही फिसल पड़ते हो। एलीनूर ताहिदी अंदाज में खामोश खड़ी रही, क्योंकि सुल्तान शाह ने अपने अल्फाज में शायद उसके जज्बात भी समो दिए थे और मैं उन दोनों के सामने खुद को निरा अहमक महसूस कर रहा था। तुम्हें मालूम है कि मैंने कहाँ फ़ोन किया था? मैंने सुल्तान शाह को घूरते हुए सख्त लहजा में सवाल किया, लेकिन खुशकिस्मती से उस नंबर पर जिमी लॉयड के बजाय एक लड़की टकरा गई। वो डटाई के साथ बोला, तुम जहन्नुम में जाओ, मैं उससे मिलने नहीं जाऊँगा। मैंने चिढ़ कर कहा, मैं तो समझ रहा था कि तुम दोनों को इस बात पर बेहद खुशी होगी कि मैंने जिमी लॉयड की सेक्रेटरी को शीशे में उतार लिया। मैं किसी लड़की से उसका नाम पूछने की भी हिम्मत न कर सकता और तुम उसे नदी से पत्थर चुनने की कहानियां सुनाने बैठ गए थे। और हैरत है कि तुम्हारी सारी बातें सुनकर भी वक्त देने पर अमाता होगी। सुल्तान शाह के तलख लहजे पर उस बार एलीनूर हंस पड़ी, तो इसमें डैनी का क्या कसूर है? और तुम इस मामले में बिल्कुल निकम्मे हो। अपना मवाजना डैनी से करोगे तो शर्मिंदगी के सिवा कुछ हासिल न होगा। दुनिया की हर औरत तारीफ और खुशामद की भूखी होती है। मैंने अपने गुस्से पर काबू पाते हुए कहा, बज़ाहिर वो कितना ही गुस्सा दिखाए, इन हरकतों पर मन ही मन में इतराती है और आखिरकार चाल में आ जाती है। इसके लिए उससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी कि अजनबी गैर मुल्की उसकी आवाज़ की तारीफ कर रहा था।